नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि मैंने पिछले इंटरनेशनल रिलेशन के क्लास में हमने आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि मॉब यानी भीड़ क्या होती है। उसके बाद हमने बताया था कि ग्रुप यानी समूह क्या होते हैं। उसके बाद हमने आपको डिफ़ाइन किया था कि कम्युनिटी क्या होते हैं। साथ ही साथ मैंने नेशन के बारे में बताया था, यानी राष्ट्र क्या होता है, राज्य क्या होता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि राष्ट्र किसे कहते हैं, यानी कि राष्ट्र। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको मतलब की जानकारी दी थी कि राष्ट्र क्या होता है। जब किसी कम्युनिटी की किसी ज़मीन के प्रति एक मतलब कि एक सामूहिक भावनाएं जुड़ जाती हैं तो उसे कहते हैं हम राष्ट्र। लेकिन ये क्या जो परिभाषा है, क्या ये ट्रेडिशन है या मॉडर्न है? क्योंकि कुछ जो पॉलिटिकल चिंतक हैं उन्होंने ये बात मतलब कही है अपने बुक्स में या किसी सेमिनार में कि मतलब कि राष्ट्र दो टाइप हो सकते हैं, एक ट्रेडिशनल राष्ट्र, एक मॉडर्न राष्ट्र। तो चलिए आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिशनल राष्ट्र क्या होता है और मॉडर्न राष्ट्र क्या होता है। क्योंकि जब हमारा देश आज़ादी के लिए मतलब संघर्ष कर रहा था, आज़ादी के लिए लड़ रहा था अंग्रेज़ों के साथ में, अंग्रेज़ों को भगाने की बात कर रहा था, तो उस वक्त क्या हमारा राष्ट्र जो था वो परंपरागत राष्ट्र था? आज़ादी के बाद क्या हमारा मॉडर्न राष्ट्र बना? इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला आपको वर्ड मैं समझाने जा रहा हूँ, राष्ट्र यानी कि नेशन क्या होता है, यानी कि नेशन। देखिए राष्ट्र पहले समझाते हैं, उसके बाद डिफिनेशन लगाते हैं। जैसे में राष्ट्र जब किसी मतलब सामुदायिक चेतना, जब किसी सामुदायिक चेतना के मतलब कि जब कोई कम्युनिटी यानी जब कोई समूह यानी जब कोई कम्युनिटी अपनी भावनाओं को किसी ज़मीन के टुकड़े के साथ जोड़ देती है तो उसे कहते हैं राष्ट्र। जैसे इंडिया 1857 की जो क्रांति थी या उसके पहले क्या भारत राष्ट्र था? नहीं था। ऐसे बहुत से कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जो राष्ट्र नहीं थे, लेकिन वहाँ के कुछ मतलब फ्रीडम फाइटर्स ने, वहाँ के कुछ राष्ट्रवादियों ने, वहाँ के कुछ ऐसे लोग उठ खड़े हुए जो समझने का प्रयास किया कि ये राष्ट्र कैसे बनेगा। जब तक कि इन लोगों की भावनाओं को इस मिट्टी के प्रति मतलब कि समर्पित नहीं होगी, इस मिट्टी के लिए त्याग बलिदान की भावना नहीं आएगी, तब तक कि ये जो हमारा जो मतलब कि जो टुकड़ों बटा हुआ देश है ये एक राष्ट्र नहीं बन पाएगा। जैसे कि 1857 क्रांति के पहले क्या हमारा जो भारत था क्या एक राष्ट्र था? या 1857 क्रांति में जो सिपाही मिलिट्री कहते हैं, क्या उसमें भारत हमारा राष्ट्र था? नहीं था। ये कहानी स्टार्ट होती है, यानी राष्ट्र की कहानी स्टार्ट होती है 1857 के बाद। 1857 की क्रांति के बाद हमारा जो देश था वो धीरे धीरे राष्ट्र की ओर मतलब कि मूव कर गया। और कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई 1885 में, उस पार्टी का उद्देश्य यही था कि सबसे पहले हम इस राष्ट्र को मतलब इस देश को कैसे एक राष्ट्र में कन्वर्ट करें, कैसे हम इस देश को एक राष्ट्र निर्माण करें, जिससे कि लोगों की जो भावनाएं हैं वो इस इंडिया की जो ज़मीन है इससे जुड़ जाए। उसके लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने पहले तो भारत माता का एक चित्र बनाया और चित्र बना करके ये मतलब कि ये पूरे देशवासियों को संदेश दिया कि जो आपकी जो भावनाएं हैं वो हमारे भारत माता के प्रति समर्पित होनी चाहिए। क्योंकि आज भी हमारे सोसाइटी में माँ का रोल सबसे ऊंचे दर्जे में माना गया है और लगभग सभी बच्चों की जो माँ की जो भावनाएं होती हैं वो सबसे प्रबल होती हैं। तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने यही डिसाइड किया कि हम सबसे पहले भारत माता का चित्र बनाते हैं, उसके बाद में लोगों की जो भावनाएं हैं वो इस चित्र ऊपर हम मतलब समर्पित कर देंगे। उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक ने मतलब महाराष्ट्र में गणेश उत्सव स्टार्ट किया, जिसमें लगभग सारे धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि इससे मुस्लिम लीग फ्रंट हो गई थी, लेकिन वो बताएंगे कारण आखिर क्यों ऐसा हुआ। उसके बाद में
महाराष्ट्र में मतलब शिवाजी उत्सव मनाया गया। तो कहीं न कहीं ये जो भी जो फेस्टिवल, ये जो भी चित्र बनाए जा रहे थे, ये सिर्फ़ भारत के लोगों को मतलब कि जो भारत लोगों की जो भावनाएँ थी, जो मतलब इमोशंस थे, उनको यानी भारत लोगों की जो इमोशन थे उनके साथ जोड़ा जा रहा था कि आप मतलब कि आप इस राष्ट्र के साथ जुड़िए, क्योंकि आप जब तक ये राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक राज्य नहीं बनेगा। और जब ये राष्ट्र बनेगा, जब यहाँ के लोग मतलब कि जेल जाने से नहीं डरेंगे, अंग्रेज़ों से मार खाने से नहीं डरेंगे, अंग्रेज़ों का बायकॉट करेंगे। जैसे आप सुना होगा कि 1905 में स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमारे भारतवासियों ने, यहाँ तक कि महिलाओं ने, यहाँ तक कि SC ST कम्युनिटी ने भी मतलब कि स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट का पुरजोर से विरोध किया था। चाहे वो दारू की मतलब की दुकानें हो, या मतलब ब्रिटिश की कपड़ों की शॉप हो, मतलब हर जगह ब्रिटिश का अपोज हो रहा था कि हम स्वदेशी अपनाएंगे और विदेशी का बहिष्कार करेंगे। तो ये भी एक, तो इस तरीके से हमारा जो जो मतलब हमारे देश के जो कुछ चुनिंदा लोग थे, जो मतलब कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन लोगों ने ये सारी गतिविधियाँ इसलिए की ताकि जो हमारे देश के जो लोगों का जो इमोशन है, वो इस मिट्टी के प्रति जुड़े, इस मिट्टी के प्रति आस्था हो, विश्वास हो, श्रद्धा हो। तब कहीं जाकर के हम ये मतलब अंग्रेज़ों को इंडिया से भगा पाएंगे। क्योंकि अगर हमारा जो देश अगर कई टुकड़ों में बटा रहा, तो अंग्रेज़ जो है हमारे ऊपर आसानी से रूल करते रहेंगे। क्योंकि झांसी रानी का अपना एक अलग डिमांड थी, ग्वालियर के जो सिंधिया थे उनकी अलग डिमांड थी, होयसल की अलग डिमांड थी, राजपूत की अपनी अलग डिमांड थी, अवध के नवाब की अलग डिमांड थी, बंगाल के नवाब की अलग डिमांड थी, भोपाल के जो नवाब थे उनकी डिमांड अलग थी, हैदराबाद निज़ाम की डिमांड अलग थी। तो कहीं ना कहीं जो सबकी जो मतलब ख्वाहिशें थी, यानी अंग्रेज जो थे वो क्या करते थे, वो लोगों की ख्वाहिशों को पूरा करते थे। हाँ चलो, कहते थे आइए आइए, आपको मतलब यहाँ किंग बनना, आइए हम आपको किंग बना देंगे, बस आगे उसको किंग बना दिया। यानी कि लोगों की इच्छाओं पूरा कर रहे थे अंग्रेज हमारे भारत में। इसलिए हमारा देश जो था अंग्रेजों को गुलाम था। लेकिन जब 1905 के बाद जब स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उसके बाद में 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ, कांग्रेस दोस्तों बट गई। लेकिन उसके बावजूद भी 1916 में लखनऊ पैक्ट में मतलब कि गर्म दल और नरम दल दोनों को एक किया गया, और उसी बीच एंट्री होती गांधी जी की। गांधी जी ने 1918 में उन्होंने चंपारण और खेड़ा आंदोलन करके ये सिद्ध कर दिया कि मतलब कि शासन के मतलब कि कैसे शांतिपूर्वक मतलब कि धरना दिया जाता है, कैसे किसी सरकार का विरोध किया जा सकता है। सत्याग्रह का गांधी जी ने सत्याग्रह का पालन किया, अहिंसा की नीति को फॉलो किया। और गांधी जी का सबका रोल अगर इंडिया में है तो वो केवल किसका, राष्ट्र निर्माण में योगदान है। तो अच्छा एक बताइए, गांधी जी आखिरकार धोती ही क्यों पहनी है? वो भी एक धोती के दो टुकड़े करके, मतलब धोती ही क्यों पहनी, 60 साल भर क्यों मतलब पहने थे या पहने रहते थे? इसका कारण ये था कि उस वक्त लगभग 90% जो पॉपुलेशन थी हमारे देश की, वो धोती ही पहनती थी। मतलब कि उनका जो मतलब हाफ शरीर था वो धोती जगह था, और जो हाफ शरीर था ऊपर का हिस्सा था वो मतलब विदाउट कपड़े रहते थे, या हम कह सकते हैं उनका आधा सी नंगा रहता था, हम ये भी कह सकते हैं। तो गांधी जी ने यही चीज़ मतलब कि हमारे देश के लोगों की परखी कि अगर हम जब तक इनके जैसा नहीं बनेंगे, इनके जैसे कपड़े नहीं पहनेंगे, इनके जैसे खाना नहीं खाएंगे, इनके जैसे बोलेंगे नहीं, इनके जैसे बतलाएंगे नहीं, इनके जैसे मिलेंगे नहीं, तब तक ये लोग हमसे नहीं जुड़ेंगे। और जब गांधी जी ने मतलब कि उनके जैसे कपड़े पहने, उनके जैसे मतलब रहना स्टार्ट किया, उनके जैसे खाना स्टार्ट किया, उनके जैसे बोलना स्टार्ट किया, उनके जैसे पहनना स्टार्ट किया, तब कहीं जाकर के देश की जनता धीरे धीरे करके गांधी से जुड़ती चली गई। और 1920 में असहयोग आंदोलन, इतना विशाल आंदोलन खड़ा कर दिया कि अंग्रेजों के पैरों पर जमीन खिसक गई। अगर कहीं 1922 का चौरी चौरा कांड न हुआ होता तो शायद भारत 1920-21 में ही आज़ाद हो गया होता, 22 में ही आज़ाद हो गया होता। लेकिन चौरी चौरा का कांड ने ये मतलब कि वहाँ पर एक चौकी में आग लगा दी क्रांतिकारी द्वारा, जिस कारण वहाँ पे लगभग 16 से 20 मतलब कि पुलिस वाले मर गए थे। उसको लेकर गांधी जी ने अपना जो असहयोग आंदोलन था वापस ले लिया था। अगर वापस नहीं लिया होता तो लगभग हमारी जो स्वतंत्रता थी उसी उस समय निश्चित हो जाती। तो गांधी जी ने लोगों से अपील की कि आप जेल जाने से मत घबराइए,
आप अंग्रेज़ों का मतलब कि आप पुरजोर विरोध कीजिए, उनकी दारू का अपोज़ कीजिए, उनके कपड़ों का अपोज़ कीजिए, उनकी सिगरेट का अपोज़ कीजिए, उनके प्लेसेस का अपोज़ कीजिए। और भारत के लोगों ने धीरे धीरे करके गांधी जी के जो विचार थे उनको मतलब कि फॉलो करते गए, और करते करते 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। तो गांधी जी का रोल जो है वो राष्ट्र निर्माण में है। राष्ट्र निर्माण यानी उन्होंने कैसे लोगों को एक किया, कैसे गांधी जी ने भारत के लोगों की जो इमोशंस थे उनको कैसे इस मिट्टी के प्रति मतलब कि जोड़ दिया, कैसे इस मिट्टी के प्रति उनकी आस्था, श्रद्धा, उनका धर्म ही इस इंडिया की मिट्टी बन गई, इंडिया की जमीन का टुकड़ा बन गया। ये गांधी जी ने किया है। और आजकल लोग ऐसे मतलब कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से गांधी को गाली देते हैं, गांधी जी का विरोध करते हैं कि गांधी ने देश की आज़ादी में किया ही क्या है। वो लोग जो लोग कभी घर में कुछ नहीं करते वो गांधी जी का अपोज करते हैं। वो लोग जो घर में प्रॉब्लम हो जाए तो वो पहले भाग जाते हैं, वो गांधी जी का अपोज करते हैं। जिन्होंने अपने घर के लिए कुछ नहीं किया, अपने फैमिली के लिए कुछ नहीं किया, अपने गांव के लिए कुछ नहीं किया, वो गांधी जी का अपोज करते हैं। अरे आपको गांधी बनना है, पहले आप एक काम करो, एक धोती को आप आधे में फाड़ो और फाड़ के पहनो एक साल, आपको समझ आ जाएगा कि गांधी जी क्या थे। तो चलिए आपको मैं राष्ट्र की आपको लिखता हूँ परिभाषा। आई होप आपको राष्ट्र समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मतलब कि परिभाषा के माध्यम से एक बार और समझा दूँगा। देखिए पहले मैं लिखता हूँ आपकी मतलब कि पहले मैं लिखने की कोशिश करता हूँ जो ट्रेडिशंस मतलब कि जो एक मतलब परंपरागत जो परिभाषा थी। When a community is understood to be a associated with a geographical area on the base of religion, language, blood relation, and caste. अगर इसको अगर राष्ट्र की परिभाषा लिखी तो लिख सकता है राष्ट्र की परिभाषा। राष्ट्र नोट लिया होगा आपने। इसको मैं हिंदी में भी कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि जो भी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो भी स्टूडेंट देखे उनको भी प्रॉब्लम ना हो। जब कोई सामूहिक चेतना जो धर्म, भाषा, रक्त संबंध, जाति के आधार पर इसे भौगोलिक क्षेत्र के साथ जुड़े किसी
भौगोलिक क्षेत्र के साथ जुड़ जाए। यानी जब कोई सामूहिक चेतना जो धर्म, भाषा, रक्त संबंध, जाति के आधार पर किसी भौगोलिक क्षेत्र के साथ जुड़ जाए। देखिए, आपने यूरोप बहुत कंट्री के नाम सुने होंगे, जिसमें आपका इंग्लैंड, आपका फ्रांस, आपका पुर्तगाल, आपका जर्मनी। आखिरकार ये जो मतलब कि आपका इंग्लैंड है, मतलब कि ये मतलब कि भाषा के आधार पर, मतलब कि ये जो ब्रिटेन है, इन्होंने भाषा के आधार पर अपने, यानी कि ये अपने भौगोलिक क्षेत्र के साथ जुड़ गए थे, क्योंकि वहाँ पर मतलब इंग्लिश भाषा बोली जाती है। और जो भी वहाँ की जो मतलब जो ब्रिटेन का जो मतलब लोग थे, वो कहीं ना कहीं जो उनकी ब्रिटिश भाषा थी, जो उनकी इंग्लिश भाषा थी, उससे वो इमोशनली कनेक्ट थे। तो कहीं ना कहीं मतलब कि जो उनकी भाषा थी, इंग्लिश भाषा, उससे कहीं ना कहीं उनके इमोशनल कनेक्ट थे। और उन्होंने क्या किया कि अपने इमोशंस को वहाँ की लैंड के साथ कनेक्ट कर लिया, यानी जुड़ गए। सेम यही पुर्तगाली हुआ। पुर्तगाल में पुर्तगाली भाषा बोली जाती है, तो वहाँ के जो लोगों ने पुर्तगाली भाषा के साथ साथ अपने जो मतलब इमोशंस थे, उन्होंने मतलब कि उस मिट्टी के, यानी उस जमीन टुकड़े के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की, अपनी इमोशंस को जोड़ लिया। वही जर्मन में जर्मन भाषा बोली जाती है, तो जर्मन के लोगों ने भी यही काम किया कि उन्होंने अपने जो जर्मन भाषा है उसके साथ मतलब कि इमोशनली कनेक्ट हुए, और वही जो जिस भाषा से कनेक्ट हुए, वही उन्होंने अपने इमोशंस को जर्मनी की जो ज़मीन थी उससे कनेक्ट हो गए। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में फ्रेंच, मतलब कि फ्रांस में फ्रेंच भाषा बोली जाती है। तो फ्रेंच के लोगों ने क्या किया कि अपनी जो भाषा है, यानी कि फ्रेंच भाषा के साथ इमोशनली कनेक्ट हो गए, यानी कि इमोशनली जुड़ गए। और जुड़ने के बाद में फिर फ्रांस लोगों ने क्या किया कि जो उनका भौगोलिक क्षेत्र था, वो मतलब कि जो उनका भौगोलिक जो ज़मीन का टुकड़ा था, मतलब कि फ्रांस के लोगों की जो मतलब कि जो इमोशन थे, वो उस फ्रांस के भौगोलिक क्षेत्र के ज़मीन के टुकड़े से जुड़ गई। तो जो मतलब कि लगभग मैं देखता हूँ कि यूरोप में मतलब कुछ कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने भाषा के आधार पर अपने मतलब कि अब जो मतलब भाषा के आधार पर उन्होंने अपने मतलब कि इमोशंस को उस जमीन टुकड़े के साथ जोड़े। लेकिन दो कंट्री वर्ल्ड में ऐसे हैं जो इस परिभाषा को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, है ना। कुछ भाषा के साथ जुड़े, कुछ भौगोलिक मतलब कुछ रक्त संबंध है, कुछ मतलब कि धर्म के आधार पर जुड़े। पाकिस्तान इस्लाम धर्म तो फॉलो करता है। पाकिस्तान इस्लाम धर्म के थ्रू मतलब कि अपनी भावनाओं को उस जमीन टुकड़े पर जोड़ लिया। इसे पाकिस्तान धर्म के बेस पर तो बंटवारा हुआ था भारत का, तब पाकिस्तान निर्माण हुआ। कुछ रक्त संबंध के साथ अपने मतलब कि इमोशनली कनेक्ट हो गए जमीन टुकड़े साथ में। तो इस कारण से ये हुआ कि मतलब कि इन लोगों ने जो वो देश जिन्होंने धर्म, भाषा, रक्त संबंध, जाति के आधार पर अपने जो भौगोलिक क्षेत्र से उनके जमीन टुकड़े से जुड़ गए। लेकिन क्या ये परिभाषा जो है भारत और अमेरिका के साथ में कनेक्ट होती है? क्या भारत और अमेरिका को ये परिभाषा मतलब कि डिफाइन करती है? नहीं करती है, क्योंकि भारत में इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, यहाँ का खान पान डिफरेंस है। आप देखेंगे कि बिहार के लोग लिट्टी चोखा खाएंगे, देखिए किसी को नहीं मिल जाए वो लिट्टी चोखा खाएंगे। साउथ इंडियन जो लोग हैं, अगर नॉर्थ इंडिया में विजिट किया है तो वो अपना साउथ इंडियन फूड खाएंगे, वो इडली खाएंगे, सांभर खाएंगे, डोसा खाएंगे। महाराष्ट्र के लोग वड़ा पाव खाने के बहुत शौकीन है, तो वो वड़ा पाव खाएंगे। वहीं आप पंजाब के लोग देख सकते हो, पगड़ी, लंबी दाढ़ी साफ दिख जाते हैं, ये पंजाबी हैं। वहीं आप राजस्थान की बात कर लीजिए, लंबा सा साफा बांधते हैं, तो वहाँ के लोग आपको अच्छे दिख जाएंगे। प्लस उनका पहनावा, खिचड़ी बनाने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन बनती खिचड़ी ही। साड़ी पहनने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन साड़ी पहनी एक ही जाती है। तो भारत में तरीके बहुत हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये चाहे खिचड़ी हो, चाहे साड़ी हो, या आपका खान पान हो, या आपका मतलब वेशभूषा हो, कहीं ना कहीं ये भारत को जोड़े हुए हैं। इसीलिए जो मतलब कि जो पॉलिटिकल चिंतक हैं वो भारत के बारे में सोचते हैं कि ये देश कैसे एक है। यहाँ गरीबी भी है, यहाँ अशिक्षा भी है, यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं भी नहीं है, फिर भी देश कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने
हम लोगों ने भविष्य, मतलब कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया हम अपने भविष्य को मतलब अच्छा करने के लिए हम एक हुए हैं। यानी हम अपना जो राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं वो भविष्य के लिए राष्ट्र निर्माण अच्छा कर रहे हैं। हम भविष्य के साथ मतलब कि हम चलना चाहते हैं, और यही हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इतनी विविधता के बावजूद होते हुए भी हम एक हैं। हम एक हैं। जब भी हमारे ऊपर कभी कोई पाकिस्तान अटैक करता है तो हम एक हो जाते हैं। जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो आप जानते ही हैं कि कैसे इमोशंस जुड़ जाते हैं भारत के लैंड के प्रति। चाइना जब अटैक कर कोशिश करता है भारत के ऊपर तो हम कैसे एक हो जाते हैं, हमारी कैसे खून खौल उठता है। या किसी फॉरेन कंट्रीज ने हमारे इंडिया पर कमेंट के साथ भारत के लोगों कमेंट किया कि भारत लोग अशिक्षित हैं, असभ्य हैं, तभी हमारा खून खौल जाता है। तो ये क्या है? ये आपकी एकता है, ये कहेंगे राष्ट्र प्रेम है। ये इस बात का प्रतीक है कि हमारी जो भावनाएं हैं वो इस मिट्टी के प्रति दृढ़ संकल्पित है, डिटरमाइंड है। और जब भी फॉरेन कंट्रीज हमारे ऊपर ऐसी मतलब की आलोचना करता है, कमेंट करता है, तो हम उसको पुरजोर विरोध करते हैं और उसको स्ट्रांगली रिस्पॉन्स भी करते हैं। तो अब हम आते हैं मतलब कि ये आपको कोई मतलब कि परंपरागत है, ट्रेडिशनल होगी। अब जो आधुनिक लोग मतलब जो आधुनिक परिभाषा है उसको मैं कोशिश करूँगा नोट करने का, क्योंकि आप दोनों ही परिभाषा नोट करें ताकि अगर कभी आपको किसी मंच पर बोलने का मौका मिले तो शायद आप राष्ट्र वर्ड को आप अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। ऐसा मैं स्वीकार कर सकता हूँ या मान सकता हूँ। नेशन, राष्ट्र, आधुनिक, when a community join a geographical area on the basis of historical heritage, common culture, common traditions, and common future. Is your aspiration. आप चाहे नोट डाउन कर सकते हैं, आपको 1 मिनट के समय नोट जो भी इशू से आप नोट कर सकते हैं। जब सामूहिक चेतना,
जब कोई सामूहिक चेतना जो ऐतिहासिक विरासत कॉमन संस्कृति कॉमन परंपरा कॉमन भविष्य के जब कोई सामूहिक चेतना जो ऐतिहासिक विरासत, कॉमन संस्कृति, कॉमन परंपरा और कॉमन भविष्य को लेकर के किसी भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ है, भौगोलिक क्षेत्र जुड़ है, नोट कर सकते हैं। अब तो एक का समय है, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको कहीं बोलना हो, 15 अगस्त पे बोलना हो, आपको 26 जनवरी बोलना हो, आपको अगर कहीं कोई मतलब कि अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो उसमें बोलने का मौका मिलता है तो आप बोलने की कोशिश कीजिए, ताकि इससे आपके अंदर क्या होगा, इससे आपको आपकी जो टैलेंट जो है ना वो आपका इंक्रीज होगा, प्लस आपकी बोलने की कला विकसित होगी। देखिए, जब 1492 में कोलंबस अमेरिकी द्वीप पर पहुंचा तो वहाँ पर कुछ नहीं था। उसके बाद में क्या हुआ कि जब भी कोई ब्रिटिश में धर्म को उल्लंघन करता था तो उसको अमेरिकी द्वीप भेज दिया जाता था। जब कोई वहाँ ब्रिटेन में क्राइम करता था तो उसको ब्रिटेन भेज दिया जाता था। वहाँ के जो गरीब लोग थे, वहाँ जो मतलब कि दलित लोग थे, वहाँ जो पिछड़े लोग थे, उनको कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट मार के भगा देती थी, जो लोग अमेरिकी द्वीप पर पहुँच जाते थे। वही हाल फ्रांस का भी था। फ्रांस में जो धर्म को उल्लंघन करता था, जो मतलब कि क्राइम करते थे, या जो गरीब थे, मतलब दबे हुए कुचले हुए थे, पिछले वर्ग थे, उनको भी वहाँ पर भेज दिया जाता था। वही पुर्तगाल के साथ भी था, और कहीं ना कहीं वही जर्मनी का भी यही हाल था। तो जब ये सारे लोग जब वहाँ अमेरिकी द्वीप पहुँचे तो पहुँच के इन्होंने क्या किया, अपनी सारी जो मतलब अपनी सारी जो भी धर्म था, जो भी जातियाँ थी, जो बोलियाँ थी, उन सबको ख़त्म करके, और उनके अंदर ये एक भावना आई कि हम सभी क्या हैं, अमेरिकी हैं, हम सभी अमेरिकी हैं। और जब उन्होंने अपने सारे धर्म के बंधनों को, सारे जातियों के बंधनों को, सारी परंपराओं के बंधनों को, सारी भाषाओं के बंधनों को जब उन्होंने तोड़ दिया, तो तोड़ने के बाद में तब वो एक अमेरिकी नागरिक बन गए। उन्हें उनकी जो मतलब जो उनके जो इमोशंस थे वो उस अमेरिकी की ज़मीन के टुकड़े के प्रति जुड़ गई। और उसके बाद में जब अमेरिकी जब ब्रिटेन कंपनियां, फ्रेंच कंपनियां, जर्मन कंपनियां, पुर्तगाली कंपनियां जब अमेरिकी लैंड पर इस्टेब्लिश होने वाली होती थी, तो वही लोग जो फ्रेंच से भगाए गए थे, जो इंग्लैंड से भगाए गए थे, जो पुर्तगाल से भगाए गए थे, जो जर्मनी से भगाए गए थे, उन लोगों ने उन कंपनियों का पुरजोर विरोध किया। 1876 में जो अमेरिकी आज़ाद हुआ था, जिसके हीरो थे जॉर्ज वॉशिंगटन, कैसे उन्होंने देश को आज़ाद कराया? क्योंकि वहाँ की जो भी उन्हें जो भी उनकी मतलब की जो रूढ़िवादी परंपराएं थी वो तोड़ दी, भाषाएं तोड़ दी, और सभी लोग जुड़ करके ये समझ लिया कि हम अब ना ब्रिटिशर्स हैं, ना हम फ्रेंच हैं, ना हम जर्मन, ना पुर्तगाली, हम सिर्फ अमेरिकी हैं। और इस भावना के साथ में जब वो जो भी मतलब कि चाहे वहाँ का ब्रिटिश हुकूमत हो या फ्रेंच हुकूमत हो, जब भी या पुर्तगाल हुकूमत हो, जब भी वहाँ जाती थी तो अमेरिकी लोग उनका पुरजोर विरोध करते थे।
और अमेरिकी स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान था। और फाइनली 4 जुलाई 1976 को अमेरिका आज़ाद हो गया था। इसी तरह 4 जुलाई को, जैसे हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे, इसी प्रकार 4 जुलाई को अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। एक और यही जो सेम कंडीशन वहाँ थी, वही सेम कंडीशन हमारे यहाँ भी है। भारत में भी यही लागू होता है। आप देख सकते हैं कि साउथ इंडिया की भाषा दूसरी है, यानी कि साउथ इंडिया में जितने भी कर्नाटका हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, या आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, सबकी भाषा अलग अलग है, सबका खान पान अलग, सबका पहनावा अलग है। आप वेस्ट में चले आइए, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, यहाँ की भाषा डिफरेंट है। आप नॉर्थ चले आइए, यहाँ पर लगभग हिंदी भाषी प्रदेश हैं। यहाँ पर आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, चाहे आप असम बात करें, मणिपुर की बात करें, आप त्रिपुरा की बात करें, आप मिजोरम की बात करें, मेघालय की बात करें, डिफरेंट भाषा, डिफरेंट कल्चर। आप अगर बात करें कि ईस्ट की बात करते हैं, आपका क्या कहते हैं कि आपका बंगाल हो गया, आपका बंगाल हो गया, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी डिफरेंट भाषा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो देश है, आप मध्य भारत की बात कर लीजिए, डिफरेंट भाषा है। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भी डाइवर्सिटी है, हमारे खान पान अलग अलग है, हमारे यहाँ पहनावा अलग अलग है, हमारे यहाँ कई बोलियाँ बोली जाती हैं, हमारे यहाँ कई इस टाइप की स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ हैं। हमारे यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू रहता है, मुस्लिम रहता है, सिख रहता है, ईसाई रहता है, जैनिज़्म रहता है, क्रिश्चियन रहता है, पारसी रहता है, बुद्धिज़्म रहता है, हर धर्म है, हर जातियाँ हैं। आप देख सकते हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, बनिया है, SC ST लोग हैं, कितनी डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी हम एक हैं। एक क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो कॉमन जो कल्चर है, जो हमारी कॉमन ट्रेडिशंस है, जो हमारे कॉमन फ्यूचर है, वो कहीं ना कहीं इसी बात का इंगित करता है कि हम लोगों ने क्या किया। हमारी जो ऐतिहासिक विरासत थी, वो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं। आप बात करते हैं अशोक का एम्पायर चेक कर सकते हैं। जो मतलब कि अशोक के एम्पायर में जो अशोक ने जो पॉलिसी बनाई थी, वही आप देख सकते हैं कि अकबर ने भी पॉलिसी बनाई। अशोक भी सहिष्णु था, हालांकि उसने तोशली के वॉर में बहुत सारा रक्तपात किया था, लेकिन उसके बाद हृदय परिवर्तन हुआ। हालांकि बड़े विनम्र बात है कि मतलब राजाओं का मतलब कि हत्या करने के बाद ही हृदय परिवर्तन होता है, ये अलग की बात है, लेकिन फिर भी हृदय परिवर्तन हुआ, सहिष्णु बना, बुद्धिज्म को फॉलो किया, उसकी नीतियों को पूरे देश में लागू किया, और कहीं ना कहीं अपने लड़कियों को श्रीलंका भेजा, नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज भेजा बौद्ध धर्म प्रचार के लिए। यही काम अकबर ने भी किया, दीन इलाही स्थापित किया, सुलहकुल की पॉलिसी लाए, राजपूत संबंध स्थापित, अच्छे मधुर संबंध स्थापित किए। हालांकि वो कैसे किए वो आप जानते ही हैं, लेकिन कहीं न कहीं मतलब कि सहिष्णुता अगर किसी विश्व सीखनी हो तो भारत सीख सकता है। तो विश्व की जो मतलब अदर कंट्रीज है, वो इसी बात को लेकर चिंतित है कि भारत की इतनी विविधता होते हुए ये एक कैसे है, इनमें कभी फूटन क्यों नहीं पड़ती है, ये आपस क्यों नहीं लड़ते हैं, आपस क्यों नहीं झगड़ते हैं। उसका प्रतीक है यही है कि हम लोग सहिष्णु हैं। हाँ ठीक है, हमारे गरीबी है, भुखमरी है, अशिक्षा है, हमारे बेरोजगारी है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक है। जब होली होती है तो हम एक दूसरे गले मिल लेते हैं, मतलब जब प्रॉब्लम होती है तो हमें लड़ भी लेते हैं, ये हमारे देश की खूबसूरती है। जब ईद का त्यौहार होता है तो मुस्लिम भाई एक दूसरे गले मिल लेते हैं। जब सिख धर्म में लोहड़ी का त्यौहार होता है तो हर्षोल्लास से मनाया जाता है, हिंदू पार्टिसिपेट करता है, मुस्लिम पार्टिसिपेट करता है, तो हमारे देश की खूबसूरती है। जब आप साउथ में चले जाइए, जब ओणम का फेस्टिवल होता है तो वहाँ के लोग बहुत मतलब कि एक होकर के मनाते हैं। दिवाली होती है, पूरा देश दिवाली मनाता है। हमारे यहाँ कृष्ण को भी मानते हैं, राम को भी मानते हैं, शंकर जी की पूजा की जाती है, यहाँ अल्लाह की पूजा हो जाती है। यहाँ सिख लोग अपने गुरु की पूजा करते हैं, क्रिश्चियन लोग क्या कहते हैं, अपने ईसा मसीह की पूजा करते हैं, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो बुद्ध को मानते हैं, जो जैन हैं वो महावीर स्वामी को मानते हैं। फिर भी हम लोग हम लोग क्यों एक हैं? क्योंकि यहाँ की मिट्टी ऐसी है, यहाँ की भारत माँ की मिट्टी इतनी कह सकते हैं कि इतनी शांति है, इतनी शांत है कि सबको, हम जितने देश के बेटों सबको शांत करके रखती है। यही तो हमको सिखाना है पूरे विश्व को
हम विश्व गुरु बनने की कोशिश करते हैं। देखिए, विश्व गुरु का मतलब ये नहीं होता हमें किसी देश पर शासन करना है, बल्कि विश्व गुरु इसलिए ताकि गुरु क्या करता है, गुरु एक मार्गदर्शक होता है। वो गुरु जो गुरु होता है किसी अपने स्टूडेंट को मतलब ये नहीं करता उस पर कंट्रोल करने, नहीं, वो मार्गदर्शक होता है कि बेटा आपको ऐसे चलना है, आपको ऐसे करना है। और इसके पहले हमारा भारत विश्व गुरु था, क्योंकि उसने पूरे विश्व को मार्गदर्शन किया था। तो हम विश्व गुरु बनने की हम कैसे बन पाएंगे जब हमारे अंदर ऐसी मतलब कि खूबियाँ होंगी, ऐसी काबिलियत होगी, तब विश्व गुरु बन पाएंगे। और विश्व गुरु बनने के बाद हम पूरे विश्व को एक मार्गदर्शक देंगे। अभी G20 कॉन्फ्रेंस हुआ था इंडिया में, हमने क्या किया, वसुधैव कुटुंबकम की पॉलिसी फॉलो की। यानी वसुधैव कुटुंबकम तो एक पृथ्वी क्या एक परिवार है, पृथ्वी क्या एक परिवार है, वो हम सभी उसके संतान हैं, हम सब उसके क्या है, फैमिली है। यही G20 में मतलब की थीम थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चीज़ सीखने वाली पूरे विश्व से, पूरे विश्व मतलब पूरे राष्ट्र ये चीज़ सीख सकते हैं कि इतनी विविधता होने के साथ भी हमारे देश के लोग कैसे रहते हैं, कैसे रहा जा सकता है, ये हमारे भारत से सीखी है। हाँ, यहाँ मैं आपको एक दो चीज़ और आपको समझाना चाहूँगा। अगर आपकी मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन होता हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कोशिश कीजिए समझने, क्योंकि एंट्रेंस लेसन आपको पढ़ना है तो थोड़ा आपको डीप पढ़ना होगा, प्लस आपको अपने ब्रेन को यूज़ करना होगा। इस इंजन को थोड़ा गर्म होने दीजिए। देखिए, मैं आपको दो चीज़ बताना चाहता हूँ अमेरिका और इंडिया के बीच में। देखिए अमेरिका लिखता है यूएसए, इसका मतलब होता है यूनाइटेड, इसका मतलब होता है स्टेट, इसका मतलब होता है अमेरिका। देखिए क्या होता है कि जब हम देखिए कुछ फैमिलियाँ होती हैं, ज्वाइंट फैमिली होती हैं, जिसमें बाबा होते हैं, दादी होती हैं, पापा होते हैं, मम्मी होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, है ना, कुछ रिलेटिव भी होते हैं, तो उसे कहते हैं ज्वाइंट फैमिली। तो इन लोगों ने क्या किया, जुड़ करके एक परिवार बनाया, यानी सभी ने क्या किया, जुड़ करके एक फैमिली बनाई। वहीं क्या हुआ, वहीं कोई परिवार देखा होगा आपने कि बाबा अलग रहते हैं, उनके बच्चे अलग रहते हैं, यानी कि उनके बच्चे अलग रहते हैं। तो ये क्या है, ये कहेंगे डिवाइड, ये कहेंगे मतलब कि ये कहेंगे डिवाइड फैमिली है। तो यूनाइटेड स्टेट में क्या हुआ कि अमेरिका के लोगों ने क्या किया कि उन्होंने अपने धर्म को छोड़ दिया, अपनी भाषा को छोड़ दिया, ठीक है, अपने परंपराओं को छोड़ दिया, और जुड़ करके उन्होंने क्या किया, जितने भी अंग्रेज थे, फ्रेंच थे, जर्मन थे, पुर्तगाली थे, स्वीडिश थे, स्पेनिश थे, उन्होंने सबने क्या किया, उन्होंने अपनी परंपराओं को छोड़ करके एक हो गए, यानी कि जुड़ गए, यानी उनमें एकता आ गई। तो ऐसे ही कुछ चीज़ों को जुड़ कर, जैसे वहाँ के 50 स्टेट है, अमेरिका 50 स्टेट्स है, उन्होंने सारे स्टेट को जुड़ करके बनाया, यूनाइट बनाया, यानी 50 स्टेट एक ही मर्ज हो गए, अमेरिका मर्ज हो गए। तो इसलिए वहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, यूनाइटेड स्टेट, यानी वहाँ पर एकता है, क्योंकि सारे राज्य एक हो गए, इसलिए वहाँ यूनाइटेड स्टेट मतलब राज्य अमेरिका। और ये बताएं, ये क्या है, ये एक मेल्टिंग पॉइंट नेशन है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कंट्री। मेल्टिंग पॉइंट कंट्री कैसे है, देखिए आप एक बर्तन लीजिए, और बर्तन में आप लोहा डाल दीजिए, आप एल्यूमिनियम डाल दीजिए, आप स्टील डाल दीजिए, आप सोना डाल दीजिए, आप चांदी डाल दीजिए, उसको पकने दीजिए। जब आज एक समय ऐसा आ गया सारी जो मेटल है वो सारी उसमें मर्ज हो जाएगी। क्या आपको पता चल पाएगा कि इसमें सिल्वर है, इसमें गोल्ड है, इसमें आयरन है, इसमें एल्यूमिनियम है? नहीं। इसी प्रकार से अमेरिका में भी क्या हुआ था कि जितने भी वहाँ पर धर्म के लोग थे, जितने भी कंट्रीज लोग वहाँ गए थे, चाहे वो ब्रिटिश हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, स्वीडिश हो, स्पेनिश हो या पुर्तगालीज हो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने लोग थे उन्होंने सब आपस में मर्ज हो गए, और उन्होंने सिर्फ ये माना कि सिर्फ हम अमेरिकी हैं और कुछ नहीं। तो इसलिए इनको अमेरिकी बोला जाता है, मेल्टिंग पॉइंट कंट्री बोला जाता है, ताकि वहाँ पर अब कुछ भी नहीं, वहाँ सिर्फ अमेरिकी लोग बचे हैं, वहाँ सिर्फ अमेरिकी है, वहाँ पर ना कोई ब्रिटिश है, ना कोई फ्रेंच है, ना जर्मन है, ना कोई स्वीडिश है, ना कोई स्पेनिश है, ना कोई पुर्तगाली है। वहीं इंडिया में क्या है, इंडिया कौन सा बताता हूँ आपको। इंडिया का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि एकता में अनेकता। यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, हो सकता है पहले हो, लेकिन अब तो नहीं, आपको यूनाइटेड स्टेट्स है।
लेकिन यहाँ लिखते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जबकि हमारे स्टेट भी मर्ज हैं, इंडिया में सारे स्टेट मर्ज हैं, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इंडिया में मर्ज हैं। तो हम लोग यहाँ पर यूनिटी डाइवर्सिटी क्यों मतलब लिखते हैं? क्योंकि देखो, जब हमारा संविधान बना तो हमने किसी पर हिंदी जबरदस्ती नहीं थोपी, हमने हिंदी साउथ ने थोपी नहीं कि आप हमारी भाषा बोलिए, कि आप हिंदी ही बोलिए, या साउथ इंडिया की जो स्टेट जो भाषा है वो किसी अन्य स्टेट पर ही थोपी गई कि आप तमिल बोलिए, तेलुगु बोलिए, कन्नड़ बोलिए, या उड़िया बोलिए, बंगाली बोलिए, किसी राज्य पर थोपा नहीं गया। इसी लेकर के रामुल्लू जी ने अनशन किया, अनशन को उनकी मृत्यु होगी। हालांकि 1956 में स्टेट रिजर्वेशन एक्ट पारित किया, जिसमें मतलब कि आंध्र प्रदेश को पहली बार भाषा के आधार पर मतलब कि उसका बंटवारा किया गया था। हालांकि धर्म कमीशन ने इसका पुरजोर अपोज किया था कि भाषा, धर्म या किसी अन्य फैक्टर के आधार पर हम किसी स्टेट का बंटवारा नहीं कर सकते हैं। हो सकता है इसके बाद और डिमांड मांगे उठ सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो हमारे देश में डाइवर्सिटी है, यूनिटी मतलब एकता में एकता। इसलिए हमने क्या किया, जब संविधान बना तो हमने किसी को मतलब भाषा किसी को थोपा नहीं, धर्म किसी को थोपा नहीं, आस्था किसी को थोपा नहीं, और सबसे बड़ी बात, हम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हैं। हमने हिंदू धर्म किसी अन्य धर्म को थोपा नहीं कि आप हिंदू हैं तो अब हमारा देश हिंदू राष्ट्र देश होगा, जैसा कि प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, जैसा कि वर्तमान समय में हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जा रही है। कुछ ऐसे संत भी हैं जो सनातनी होना चाहते हैं, देश को सनातनी बनाना चाहते हैं। उनको यूं से पूछो सनातन का असली मतलब क्या होता है। यही हमारे देश की खूबसूरती है कि हमने एक तो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया, हमने अपने हिंदू धर्म को किसी अन्य धर्म को थोपा नहीं, हमने हिंदी भाषा किसी अन्य भाषाओं पर थोपा नहीं, हमने अपनी कल्चर को साउथ इंडियन कल्चर में थोपा नहीं। अगर थोप देते तो हो सकता है कि स्टेट हमारा इंडिया फिर से बंटवारा हो सकता था, हमारा देश फिर बढ़ सकता था। लेकिन हमारे संविधान की खूबसूरती ये है, हमारे देश के जो संविधान निर्माण करता थे, उन्होंने ऐसा संविधान लिखा कि सबका ख्याल रखा गया, सभी धर्मों का सम्मान है, सभी जातियों का सम्मान है, सभी संप्रदाय का सम्मान है। यहाँ पर कोई ऊंच नीच नहीं है। भारत के फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो प्रोविजन है, आर्टिकल हैं, इनमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हमने इक्वलिटी की बात की है। संविधान के समान सभी बराबर, वो सभी धर्मों को मान सकते हैं, सभी भाषाओं को बोल सकते हैं, सभी अपनी परंपराओं को मान सकते हैं, अपने इष्ट की पूजा कर सकते हैं, सबको बराबर अधिकार है। क्या कोई इस अधिकार को छीन सकता है? प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसी ही पॉलिसीज चल रही है। प्रेजेंट टाइम में ये भ्रम फैलाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम को अलग करने की कोशिश की जा रही है। और एक चीज बता दूं, जिस सरकार ने ये हिंदू मुस्लिम वाद लाया है, ये हिंदू मुस्लिम की बात की है, वो पॉलिटिशियन हो चाहे कोई पार्टी हो, उसका जल्दी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और एक दूसरी बड़ी बात, अगर देश में मुस्लिम है तो देखिए मुस्लिम का सबसे रोल क्या है, एक तरफ आपका SC ST OBC है, एक तरफ आपका जनरल कास्ट है, उसके बीच में बैलेंस काम करता है आपका मुस्लिम। और जो हमारे यहाँ जो दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं, वो मुस्लिम को क्यों भगाना चाहते हैं भारत से? क्योंकि अगर मुस्लिम एक बार भारत से भाग गया तो जो हमारा जो उच्च वर्ग का जो तबका है, वो निम्न वर्ग का शोषण फिर करेगा। तो जो मुस्लिम है वो कहीं न कहीं एक बैलेंस बनाए हुए है SC ST OBC और अपर कास्ट में। जब भी कोई कम्युनिटी किसी मतलब कि जनरल कास्ट का शोषण करने चलती है तो ये बैलेंस कर लेता है। जब भी कोई देश पॉलिटिशियन या कोई गवर्नमेंट किसी SC ST शोषण करना चाहती है तो ये बैलेंस कर लेता है। तो ये देश की खूबसूरती है और ये खूबसूरती बनी रहनी चाहिए भारत में, क्योंकि अगर ये टूट गई, अगर इसमें दरारें आ गई, अगर ये विभाजित हो गया, अगर ये विखंडित हो गया, तो जो हमारे देश का सपना था राष्ट्र निर्माण, वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए हमारे देश की खूबसूरती है कि हम यूनिटी डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं, ना कि यूनाइटेड स्टेट में बिलीव करते हैं। अभी हाल ही में मतलब कि भारत सरकार ने ये बात कही थी कि इंडिया का नाम चेंज भारत
रख देना चाहिए। जबकि आर्टिकल में साफ साफ, आर्टिकल जो फर्स्ट हमारा एक है उसमें साफ साफ लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया अर्थात भारत ये क्या है, राज्यों का संघ है। तभी ऐसी विचारधाराएं देश में फैलाई जा रही हैं। कुछ संत जो हैं वो भारत को सनातनी बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। तो ये हमारे देश की खूबसूरती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी। तो आज के लिए इतने वीडियो रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे नेशनलिज्म। नेशनलिज्म जो है वो थोड़ा हमारा लंबा वीडियो हो सकता है, क्योंकि जो जिस प्रकार से प्रेजेंट टाइम में नेशनलिज्म को मतलब कि प्रमोट किया जा रहा है इंडिया में, जिस प्रकार राष्ट्रवाद को प्रमोशन किया जा रहा है इंडिया में व्हाट्सएप के थ्रू, गोदी मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, वो कहीं न कहीं राष्ट्रवाद नहीं है, वो सिर्फ स्वार्थवाद है। जो इस प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं कि हम दो हमारे 10, हिंदू के 2 बच्चे, मुस्लिम के 10 बच्चे, ये कहीं न कहीं सिर्फ भ्रम देश में फैलाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम बांटने का काम किया जा रहा है। चलिए आज आपने हिंदू मुस्लिम बांट दिया, उसका आप कहोगे कि सिख, मतलब कि उसके बाद हिंदू को सिख से आप लड़ाओगे, हिंदू और सिख का बंटवारा करोगे, उसके बाद में फिर आप हिंदू और क्रिश्चियन का बंटवारा कराओगे, उसके बाद में सिख बुद्धिज्म का आप हिंदू का और बुद्धिज्म का बंटवारा कराओगे, हिंदू और जैनिज्म का बंटवारा कराओगे। अगर आप हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करा सकते हैं तो इन धर्मों के साथ क्यों नहीं बंटवारा करा सकते आप लोग? जबकि आर्टिकल 25 से 28 में साफ साफ मेंशन्ड है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। भारत किसी भी धर्म का मतलब कि प्रमोट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर आपने धर्म के आड़ में किसी का शोषण किया तो स्टेट इंटरफेयर करेगा। जैसे सबरीमाला के केस, मंदिर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया और महिलाओं की एंट्री सबरीमाला टेम्पल में करवाई, क्योंकि कहीं की महिलाओं के आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा था। और जरूरी भी है, महिलाएं पीछे क्यों रहे? हर जगह मर्द ही पीछे आगे क्यों जाना चाहता है? जो उनके पीरियड्स होते हैं वो एक दैवी उपहार है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो मतलब कि पीरियड्स के दौरान महिला अछूत हो जाती है? नहीं, वो सबसे बड़ा धर्म है पृथ्वी का। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमको डिसाइड करने वाले होते हैं मंदिर कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। मूर्ति डिसाइड करेगी जो मंदिर में बैठी है, जो मंदिर में मूर्ति स्थापित हुई है वो डिसाइड करेगी कि कौन आएगा कौन नहीं जाएगा। हम कौन होते हैं ये कहने वाले तुम नहीं जा सकते हो, आप जाओगे मंदिर मतलब कि मंदिर वो हो जाएगा, क्या कहते हैं कि गंदा हो जाएगा। कौन होते हैं हम कहने वाले? अभी रिसेंटली में इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, वहाँ पर कन्नौज में एक मतलब कि कुछ ओबीसी के मतलब लोगों ने वहाँ मंदिर में पूजा अर्चना की, उसको लेकर कुछ कम्युनिटी वहाँ मंदिर में सफाई कराई, वहाँ गंगा जल छिड़का। भाई क्या चाहते हो? यानी हिंदू में बंटवारा करना चाहते हो? तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। राष्ट्रवाद थोड़ा लंबा हो सकता है, उसके लिए मैं भी चाहूँगा, लेकिन आपको वास्तविक समझ में आएगा कि असली राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। ये जो राष्ट्रवाद का भ्रम फैला रहे हैं कि राम बोलने से राष्ट्रवाद पनपेगा, राष्ट्रगान गाने से राष्ट्रवाद पनपेगा, राष्ट्रीय गीत गाने से राष्ट्रवाद पनपेगा। हाँ, पनपेगा, जरूर पनपेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को थोपेंगे इस चीज़ को। तो इसी के साथ आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और एक बात आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट हमको सामर्थ्य प्रदान करता है। और अगर हमारे अंदर कमियां हैं, हमारे अंदर अगर कोई आपको लगता है कि हम चैप्टर से दूर मतलब कि अननेसेसरी बात करते हैं, उस टॉपिक को आपको कायदे से नहीं समझा पा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए अपने कमेंट माध्यम से हम कमेंट कीजिए और हमारे अंदर बताइए कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हम उनको दूर करने की पूरी कोशिश करें। हालांकि पूरा मतलब कि कोशिश करते हैं कि आपको एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। आपको बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।